रामधारी सिंह उच्च गति अभ्यास प्रतिलेखन संख्या 44 45 46 47 शुरू होती है। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही है। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्य ने इस तरह की बातें कही है वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। पैराग्राफ। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हो चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हो, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है तो हमें अपने समाज के ढांचों को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। सभापति महोदय, हमारे देश में गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का कितना महत्व है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का भार सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उनका उत्साह और उनकी बुद्धि तीनों ही हमारे गृह मंत्रालय के लिए आदर्श का काम कर सकती है। परंतु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवंबर 1962 को हम सब ने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था जिसके शब्द थे, भारत की भूमि जब तक हम शत्रु से स्वतंत्र नहीं करा लेते तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा, भले ही वह कितना ही लंबा क्यों न हो। लेकिन कुछ दिन बाद आगे चलकर हमने राष्ट्रीय एकता सप्ताह या दिवस मनाना शुरू किया तो हमने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। उस प्रतिज्ञा के शब्द थे, मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूँ कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता तथा एकता की रक्षा करूँगा, चाहे इसके लिए कितना ही कड़ा और लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा बल के लिए तन मन से काम करने की शपथ लेता हूँ। लेकिन इस बार राष्ट्रीय एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन में स्वयं उन्होंने लिखा कि
1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और जो शब्द बदल दिए गए हैं उनको भी मैं सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1962 में संसद ने जो निर्णय किया था, क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है? अगर सरकार अपने निर्णय से हट रही है तो यह जो सरकारी प्रकाशन आया है जिसके द्वारा 1962 की शपथ में परिवर्तन किया गया है, इसका आधार क्या है? सभापति महोदय, हम यह समझे कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है। मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक है। दूसरी बात, मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूँ, इन सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब जितने सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहां से होता है और कौन उनको प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति अवश्य है जो आज भी 5 दशकों के पश्चात हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है। पैराग्राफ। उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं, लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी कभी कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब यहाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर रह रहे हैं, तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगभग 217,000 है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूं। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार का खर्च हुआ। पैराग्राफ। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देशों से लिया है
तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहाँ से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुट-पुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। समाप्त।